अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सांगा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के हुक्म में थी। मैं कॉलोनी के मकान के पास जाकर रिक्शे से उतर गया। यह आबादी 1 मंजिला और 2 मंजिला दरमियाने दर्जे के क्वार्टरों पर मुश्तमिल थी। छोटी पक्की सड़क थी। सड़क के किनारे ताड़ और छालिया के दरख्त खड़े धूप में चमक रहे थे। मकान के नंबर देखते देखते आखिर में मकान नंबर 37A के पास पहुंच गया। ये 1 मंजिला मकान था जिसकी देवड़ी में एक खस्ता हाल स्कूटर खड़ा था और बाहर प्रोफेसर नांदरेकर MA नाम की तख्ती लगी हुई थी। बाहर की जानिब जो खिड़कियां खुलती थीं उनमें वहां के रिवाज के मुताबिक लोहे की सलाखें लगी थीं और पीछे नीले रंग का पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के पट खुले हुए थे। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से 8-9 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसने धारीदार बुनियान और पुरानी नीकर पहन रखी थी। मैंने उसे रोक कर पूछा, प्रोफेसर नांदरेकर साहब का यही मकान है? लड़का मुस्कुराया। उसका अगला दांत गायब था। फिर मुझे कुछ जवाब दिया बगैर अंदर भाग गया। चांदी लम्हों के बाद प्रोफेसर नांदरेकर, जिससे मैं रेलवे स्टेशन पर मिल चुका था, लड़के के साथ देवड़ी में नमदार हुआ। उसने अब पतलून की बजाय मराठी के अंदाज में सफ़ेद धोती पहन रखी थी। मुझे पहले नज़र में ना पहचान सका। मराठी में बोला, किससे मिलना है जी? मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि मेरा नाम राम पांडे है। माता जी ने रेलवे स्टेशन पर आपसे मिलवाया था मुझे। अब उसने मुझे पहचान लिया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। अंदर मीनाक्षी और उसकी माता जी और उसकी बहू यानी नांदरेकर की बेबी भी मौजूद थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो की। नांदरेकर ने वादा किया कि वो मुझे बहुत जल्द एक स्कूल में टीचर रखवा देगा। मैं नीम तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था और जवाब दे रहा था। मेरा जहन चौका ढाया में धनपति के अड्डे और सोनिया के बारे में सोच रहा था। तो कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी सिवाय इसके कि मैं वहाँ भेस बदल कर जाऊँ। भेस किसी साधु का ही हो सकता था, क्योंकि ये लोग खाक इतने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों, धर्म और देवी देवताओं के मामले में बेहद कमजोर अकीदा रखते हैं और इस कदर तो हम परस्त होते हैं कि कोई भी साधु सन्यासी ने भला फसला कर अपना मतलब निकाल सकता है। और फिर मुझे तो वेदों के संस्कृत श्लोक भी याद थे। मैं हिंदू देवमाला से पूरी वाकफियत रखता था। नांदरेकर के मकान में मुझे रहने के लिए महफूज जगह मिल गई थी। यहाँ से मैं धनपति के अड्डे पर हमला कर सकता था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं शहर की सैर करने के बहाने बाहर निकल आया। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ मालाएं, त्रिशूल और सिंदूर और गेरुए रंग की धोतियाँ फरोख्त होती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ के लवाजमात भी जगह जगह बिकते हैं। चुनाचा में रामागंदम शहर के बाजार में भी एक ऐसी दुकान ढूंढ निकाली। वहाँ से मैंने सिंदूर की एक छोटी सी प्लास्टिक की डब्बी, साधु सन्यासियों वाली कुछ मालाएं और गेरुए रंग की धोती खरीद कर थैले में रख ली। त्रिशूल और खड़ावें खरीदने की मैंने ज़रूरत महसूस ना की। ये चीज़ें लेकर मैं सीधा एक हज्जाम की दुकान पर पहुंचा। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ साथ सर के बाल भी काफ़ी हो गए थे। मैंने दाढ़ी रहने दी और सर मुंडा डाला। चौका ढाया की बस्ती के सिलसिले में मैंने मीनाक्षी के घर वालों से बातों ही बातों में ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचा में पैदल ही उस तरफ चल पड़ा। यह बस्ती शहर के ओकब में एक पुराने तालाब के किनारे आबाद थी। तालाब के पीछे किसी पुरानी सराय के खंडर थे। इन खंडरों में जाकर मैंने एक टूटे फूटे हुजरे में आ गया। यहाँ मैंने गेरुए रंग की धोतियों को सन्यासियों की तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेटा। माथे पर प्लास्टिक की डिब्बिया में से सिंदूर निकालकर विष्णु भगवान की 3 मुतवाजी लकीरें खींची। धोती, कुर्ता और चप्पल थैले में डालकर उसे वहीं एक जगह ईंटों के नीचे छुपा दिया और नंगे पांव सन्यासी साधु बना खंडर से निकलकर चौका ढाया की बस्ती की तरफ चल पड़ा। दिन के 1-1:30 बजे का वक्त होगा। धूप निकली हुई थी। अगरचे हब्स था मगर किसी वक्त हवा भी चलने लगती थी। मुझे बताया गया था कि धनपति बदमाश का अड्डा बस्ती के कोने वाले मकान में है और ये बड़ा असर रसूख वाला और नामी ग्रामी बदमाश है। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि उसके अड्डे की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेरा हुलिया इस वक्त ऐसा था कि मुझे केसरी भी नहीं पहचान सकता था। आखिर मुझे बस्ती के कोने पर एक मकान नजर आया जिसके सहन की दीवार किसी मर्द की कमर तक पहुंची थी। अंदर से एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी चटाई पर सिर्फ लंगोट पहने हुए बैठा था। अपने मोटे बदन पर तेल की मालिश करवा रहा था। एक काला सा लड़का उसकी पीठ पर जोर जोर से तेल वाले हाथ चला रहा था। यही धनपति का अड्डा हो सकता था। कोने में मुझे 2 ड्रम और कुछ खाली बोतलें भी पड़ी नजर आ गई थीं। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ मकान के दरवाजे पर आया और बेधड़क सहन में दाखिल हो गया और हाथ बुलंद करके जोरदार नारा मारा और संस्कृत के एक श्लोक की 70 पढ़ी। अहम ब्रह्म तंतगु।
मोटे आदमी ने फौरन हाथ जोड़ लिया और लड़के से कहा, रामू साधु बाबा को अंदर से चावल ला कर दे। मैंने करख्त लहजे में कहा, अरे भागी, तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी देवी चलकर आई है और तू उसे दक्षिणा देकर रुखसत करना चाहता है। मेरे इस जुमले का मोटे हिंदू पर खातिर ख्वाह और कुदरती असर हुआ। फौरन उठा और झुक कर बोला, पधारिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिएगा महाराज। उसने दीवार के साथ लगी हुई चारपाई खींचकर बिछा दी। मैं उस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गया और हाथ इस तरह बांधे हुए बोला, महाराज आप सन्यासी महाराज हैं, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं अपनी मोहिनी को काबू कर सकूं, वो मुझसे बात ही नहीं करती। मैंने फौरन उसके ढलमल और कमजोर अकैद पर एक कारी ज़र्ब लगाने का फैसला किया और उसे तहक्कुमाना आवाज में कहा, मेरे करीब आओ। वो जमीन पर बैठे बैठे खिसक कर मेरी चारपाई के पास आ गया। अब मैंने बिजली की सी तेजी से उसके सर के बालों को एक हाथ से पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीस कर कहा, मोहिनी के साथ साथ लक्ष्मी देवी भी तेरे कदम चूमने वाली है, परंतु किसरी तेरा रास्ता रोके खड़ा है। मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया, वो पीछे गिर पड़ा। मैंने अपने चेहरे को गजबनाक बना लिया। फौरन दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए गर्रा कर कहा, कहाँ है वो तेरा दुश्मन कैसरी, उसे मैं भस्म कर दूंगा। ओलख नरंजन, मुझे अभी तक उस मोटे आदमी का नाम मालूम नहीं था, मगर मेरे इस ड्रामे ने उसे शस्त्र और मेरा बेहद मुती कर दिया था। उसने मेरे पांव पर अपना सर रख दिया और गड़गड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी सहायता करें, केसरी शुरू से ही मेरा दुश्मन है और वो एक मोहिनी को अगवा करके क्रोंदी के जंगल वाले अड्डे पर भी ले गया है। महाराज वो धनपति का खास आदमी है। मैंने झंझला कर कहा, धनपति भी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तूने हमारी सेवा की है, हम तेरी मदद करेंगे। बोल केसरी कहाँ है, हम अभी उसे नरक में पहुंचाए देते हैं। मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि कम बखत केसरी तो वहां अड्डे पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही मेरी शक्ल से वाकिफ था। अगरचे मैं सन्यासी के भेष में था और मेरा सर भी मुंडा हुआ था, मगर खतरा था कहीं मुझे पहचान ना ले। मोटा आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज वो रात को आया था और रात ही रात को वापस चला गया। मैंने कहका लगा कर कहा, हम सब कुछ जानते हैं कि वो क्यों आया था और कहाँ से आया था। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, केसरी माल लेकर आया था धनपति के लिए, ठीक ना। मोटे आदमी ने मेरे पांव छू लिए और बोला, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर फौरन ही खोल दी। उस दौरान मैंने उस मोटे आदमी की कलाई पर मराठी में गुदा हुआ उसका नाम पढ़ लिया था। कलाई पर उसका नाम चंदू लिखा हुआ था। मैंने रोबदार आवाज में कहा, चंदू सुन, केसरी एक लड़की को यहाँ लाया था ना। चंदू पूरी तरह मेरे जेर असर हो चुका था। जल्दी से बोला, हाँ महाराज। मैंने चुटकी बजाकर हाथ को हवा में उछाला, चंदू की तरफ देखा और हल्का सा कहका लगाकर कहा, चंदू जिस लड़की को केसरी यहाँ लाया था, अगर तू उस लड़की के सर के साथ बाल हासिल करके उसे जलाकर अपनी मोहिनी के घर की दहलीज पर फेंक दे तो मोहिनी तेरी दीवानी हो जाएगी और फिर मैं तुझे वो मंत्र बताऊंगा जिसको अगर तू लूहे पर फूंकेगा तो वो सोना बन जाएगा। जा तेरा कल्याण हो। अब हम जाते हैं। जब तक केसरी की लाई हुई लड़की यानी सोनिया के बारे में मुझे पूरी तफसील ना मिल जाती, मैं वहां से हिल ही नहीं सकता था। मगर मेरा इस वक्त वहां से उठने का इरादा करना मेरे इस ड्रामे का क्लाइमैक्स यानी नुक्ता उरूज था। मैं जानता था कि चंदू मुझे जाने नहीं देगा और ऐसा ही हुआ। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज मुझ पर दया करें, रहम करें, अभी ना जाएं, वो लड़की तो यहाँ नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए। ये बदबख्त तू क्या कह रहा है? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ओ मूर्ख, हम सब कुछ जानते हैं। हम उस लड़की को किसी और जगह पर देख रहे हैं। एक कोठड़ी है, बाहर दरख्त हैं। कोठड़ी और दरख्त वहाँ हर जगह होते थे और अगवा की हुई औरतों को ऐसी हुई जगहों में रखा जाता था। चंदू झट से बोला, अंतर्यामी आपने ठीक फरमाया, वो लड़की जंगल में है। केसरी बदमाश उसे 500 रुपए में धनपति के पास बेचने गया था। धनपति ने उसे जंगल में खूनी राणा के पास भिजवा दिया है। महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, धनपति का खूनी राणा से याराना है और उससे बड़े फायदे हासिल करता है। राणा खूनी की हैबत से तो जंगल के दरख्त भी कांपते हैं। फिर उसने अपना सर मेरे पाँव में रखा और आजिज़ी से गड़गड़ाने लगा, महाराज
देवी देवताओं से कहें कि मुझे उस लड़की के बाल ला दे। महाराज मैं वहां नहीं जा सकता, राणा खूनी मुझे गोली मार देगा। मैं मोहिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता महाराज। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था, जिस लड़की को केसरी यहाँ लाया था क्या वो सोनिया ही थी? मैंने चंदू के सर के बालों को पकड़कर पीछे धक्का दिया और उससे मैं कहा, मूर्ख तो बुज़दिल है, तो कुछ नहीं कर सकता। अब हम जो सवाल करेंगे उसका ठीक ठीक जवाब दे। पूछे महाराज, चंदू ने हाथ मानते हुए कहा। मैंने उसे सोनिया का हुलिया बताया, इसलिए इसकी बराबर तस्दीक की। वो उसे मेरा चमत्कार यानी करिश्मा समझा कि मैं इस औरत का हू बहू नाक नक्शा बता रहा हूँ, जिसको केसरी अगवा करके लाया था और जिसे मैंने नहीं देखा था। जब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ सोनिया ही को लाया गया था, तो फिर मैंने उससे अपने मखसूस तहक्कुमाना अंदाज में करौंदी जंगल में उसके ठिकाने के बारे में पूछा, जहाँ राणा खूनी की खुफिया कमीनगाह थी, और उसके बकौल जहाँ सोनिया राणा खूनी की तहवील में थी। चंदू को भी करौंदी जंगल वाली कमीनगाह के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था कि वो चंद्रपुर से जो छोटी लाइन ग्रोंडा की तरफ जाती है, उसके आधे रास्ते पश्चिम की तरफ एक कच्चा रास्ता घने जंगल में जाता है। यह रास्ता आदिवासियों के एक जंगली गांव में पहुंचकर खत्म हो जाता है। उससे आगे जंगल का खतरनाक इलाका शुरू होता है, जहां पहाड़ी है, वीरान संगलाख, टीकरियां, आबशारें, गहरी खड्डे और हजारों बरस पुराने गार हैं। ये जंगल सांपों, आदमखोर शेरों और खूनी दरिंदों से भरा हुआ है। यहाँ सुर्ख चट्टानों के दरमियान एक नदी बहती है, जिसका पुल एक तरफ से टूटकर नदी में गिरा हुआ है। इस नदी के पार एक छोटी सी पहाड़ के गार में राणा खूनी की कमीनगाह थी। यह सब कुछ चंदू ने मुझे इसलिए भी बता दिया कि मैंने उसे कहा था मैं खुद लड़की के सर के बाल लेने जाऊंगा। वो तो मेरे आगे बिछा जा रहा था। मैंने उससे अहद कर लिया, अगर उसने किसी दूसरे को यह बातें बता दी तो वो सारी जिंदगी अपनी महबूबा और लक्ष्मी देवी की शक्ल नहीं देख सकेगा। वो मेरे सर पर पांव रखकर बोला, महाराज आप अंतर्यामी ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं किसी के आगे जबान नहीं खोलूंगा। फिर मेरे हाथ को बोसा दिया और आयसी से सवाल किया, महाराज आप कब जाएंगे? परंतु महाराज राणा खूनी बड़ा जालिम है, उसके साथी जंगल में आसपास राइफलें लिए पहरे पर मौजूद रहते हैं। मैंने हाथ उठाया और कहा, मूर्ख मनुष्य, तो सन्यासियों की शक्ति से बेखबर है। तूने हमारी सेवा की है, हम इसीलिए तेरी मदद करने जा रहे हैं। राणा खूनी हमारा बाल बीबी का नहीं कर सकता। अच्छा अब हम चलते हैं। खुदा का शुक्र था कि अभी तक धनपति वहां नहीं आया था, वरना मुझे एक बार फिर ड्रामे का सीन दोहराना पड़ जाता। वो सैन के दरवाजे तक मेरे पीछे पीछे आया, मेरे पांव छूकर बोला, महाराज आप कब तक वापस पधारेंगे? मैंने उसे हाथ से पीछे धक्का देकर कहा, अब ज्यादा बकवास ना कर, जा दफा हो जा। तू हम पर हुक्म चलाने वाला कौन है? वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज महाराज माफी दे दें। मैं उसे ये कहकर के जल्द वापस आऊंगा वहां से चल दिया। तेज तेज कदमों से चलता हुआ बस्ती की गलियों में दाखिल हो गया और बस्ती की दूसरी तरफ निकलकर सीधा तालाब के उकब में पुराने खंडर में आ गया। वो सीधा हुजरे में पहुंचकर ईंटों के नीचे से थैला निकालकर कपड़े तब्दील किए, माथे पर लगा हुआ तिलक पूंछ कर मिटाया, माला और गहरवे लिबास थैले में रखा और धोती कुर्ते और चप्पल में वापस नांदरी करके मकान की तरफ रवाना हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिशन इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला था, जो दुश्वार गुजार, कठिन और इंतहाई सब्र आजमा था। मैं चाहता था कि मुझे करौंदी जंगल के बारे में मजीद मालूमात हासिल हों। नांदरीकर के मकान पर पहुंचा तो वो लोग मेरा मुंडा हुआ सर देखकर हैरान रह गए। मीनाक्षी की माता ने उंगली होठों में रखे हुए ताज्जुब से कहा, अरे पांडे बेटे, ये तुमने सन्यास कब से ले लिया? मैंने मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरा और कहा, माता जी सर में खुजली बहुत होती थी, सोचा कि गोट नंदन करा दूं, शायद इसी तरह आराम आ जाए। मीनाक्षी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। नांदरीकर ने उसे दबी जबान में डांट दिया। उसके बाद नांदरीकर ने मकान की छत पर एक छोटा सा कमरा दिखाया, जो मुझे आर्जी तौर पर रहने के लिए दिया गया था। इस छोटे से स्टोर रूम की छत स्लेटी रंग के टीन की थी। अंदर टूटी फूटी लकड़ी की चीजें पड़ी थी। रात फर्श पर मेरा बिस्तर लगा दिया गया था। नांदरीकर बोला, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो बेशक कोई दूसरी जगह किराए पर ले लेना, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कोशिश करूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फर्शी बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो ये कहकर चल दिया कि थोड़ी देर में चाय के लिए नीचे आ जाना। चाय साहब ने मिलकर पी। जब मीनाक्षी, उसकी माता और नांदरीकर की बीवी वहां से उठ गई तो मैंने नांदरीकर से करौंदी नदी का जिक्र छेड़ दिया।
नांद्रीकर का एक दोस्त किसी जमाने में करौंदी के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका था। वो कहने लगा, भगवान इस जंगल में किसी को ना ले जाए। मेरे दोस्त ने सिर्फ 6 माह इस जंगल में गुजारे थे। जब भारी रिश्वत की मदद से अपनी तब्दीली करवाकर नागपुर में मुझे मिलने आया तो पहचाना नहीं जाता था। रंग काला पड़ चुका था, जिसमें दुबला पतला हो गया था। मैंने हंसकर कहा, क्यों उसे वहां खाने को कुछ नहीं मिलता था? नांद्रीकर चाय का घूंट भरते हुए बोला, खाने को तो बहुत कुछ मिलता था, मगर जहरीले सांपों और आदमखोर शेरों के खौफ से वो सहमा रहता था। और फिर ये जंगल मफरूर कातलों और जालिम डाकुओं की पनाहगाह भी तो है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जिस मुलाजिम को सजा देनी होती है वो इसका तबादला करौंदी जंगल वाली रेंज में करा देते हैं। मगर तुम इस जंगल के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा भी तो किसी शेर को जहर देकर उसकी खाल उतार कर लाने का तो नहीं है? मैंने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, क्या वहां शेर को भी जहर दिया जाता है? नांद्रीकर ने खाली प्याली मेज पर रखी और बोला, अरे भैया, इस जंगल में शिकारी जो शेर वगैरह का शिकार करने आते हैं उन्हें सरकारी महकमा परमिट इश्यू करता है, जिसकी रूह से वो एक से ज्यादा शेर नहीं मार सकते। इस कानून की पाबंदी कराने के लिए सरकारी महकमा के चौकीदार वहां घूमते रहते हैं, लेकिन अक्सर वहां के आदिवासी लोग या शिकारी ऐसा करते हैं, राइफल का फायर बिल्कुल नहीं करते और शेर की कुछार में जहरीला गोश्त डालकर वापस आ जाते हैं। शेर जहरीला गोश्त खाने से हलाक हो जाता है तो उसकी खाल उतार कर भोपाल और दूसरे राज्यों में जाकर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त करते हैं। नांद्रीकर की जुबानी ये भी मालूम हुआ कि करौंदी जंगल की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वहां 3 तरफ पहाड़ियां दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनके दरमियान करौंदी जंगल की खड्डे गारें और दूसरी चट्टानें मौजूद थीं और वहां पे घने दरख्तों के